नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों आगे हम लोग अगले क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट के हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वापस से हम लोग जो है एरर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने है, एरर का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है इसके अंदर, हैव यू रीड इन द इंडिया। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। देखो, हैव यू रेड इन द हिंदुस्तान टाइम्स दैट कपिल देव शोल्डर वॉज ब्रेकिंग व्हाइल प्लेइंग द फाइनल टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है। अब देखो शुरुआत यहां पर किस तरह से हो रही है, हैव यू रीड। अब जैसे ही आप इस चीज को पढ़ोगे दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके मन में आने वाला है। वो क्या? वो क्वेश्चन ये है कि सर हैव है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका क्या हो गया, वर्ब है। तो सर हैव अगर आता है और सब वर्ब आता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, थर्ड फॉर्म होना चाहिए। सर यहाँ पर रीड फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक चीज मैं बता दूं कि रीड जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है ये होता है रीड। क्या होता है दोस्तों? रीड। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है ये होता है रेड। क्या होता है? रेड। लेकिन इसकी स्पेलिंग बिल्कुल रीड जैसी है, मतलब प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, लेकिन स्पेलिंग में जो है कोई भी बदलाव नहीं होता है, ठीक है ना। स्पेलिंग बिल्कुल वही की वही रहती है, पढ़ते उसको थोड़ा सा अलग है। इसको हम पढ़ते हैं रीड, ठीक है, इसको पढ़ा जाता है रीड और इसको पढ़ा जाता है रेड, बस इतना सा अंतर है। तो आप देखो कि रीड, रेड, और ये जो है आपका थर्ड वाला जो है, इसको वापस से हम लोग जो है क्या पढ़ते हैं, इसको भी हम लोग रीड, रेड, रेड, है ना, रेड ही पढ़ते हैं। इसका मतलब V1, V2, V3 तीनों जो वर्ड्स हैं आपके, उसकी स्पेलिंग बिल्कुल बराबर है ना, स्पेलिंग बराबर है। इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है दोस्तों। क्या है? ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और इस हिसाब से जो है ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। ए वाला हमारा जो है ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। हाँ, एक और चीज हो सकती है कि आप इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, डिड यू रीड। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जिसमें आपने लिखा डिड यू और उसके बाद आपने लिखा रीड, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका करेक्ट है। और ये हैव यू रेड जो है ये भी आपका करेक्ट है, इसके अंदर कोई एरर नहीं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? देखते हैं। तो आप देखें कि क्या लिखा है, हैव यू रेड इन द, कहां देख पढ़ा आप लोगों ने, इन द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स में क्या आपने पढ़ा कि दैट कपिल देव शोल्डर, कपिल देव का जो शोल्डर है वॉज ब्रेकिंग, कपिल देव का जो शोल्डर है वो टूट रहा है, ठीक है। ब्रेकिंग का मतलब क्या है? टूट रहा है। देखो वॉज है और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। अब कंटिन्यूअस टेंस होगा, उसका मीनिंग अगर निकालेंगे तो क्या होगा कि क्या आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है हिंदुस्तान टाइम्स में कि कपिल देव का शोल्डर जो है वो ब्रेक हो रहा है, वो टूट रहा है। मुझे एक चीज बताओ, क्या शोल्डर अपने आप टूटेगा? इस तरह से मेरा हाथ टूट रहा है, ठीक है, मेरी उंगली टूट रही है, तो अपने आप वो कैसे टूटेगी? ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ रॉन्ग है, ठीक है, इस ब्रेकिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलिए आगे देखेंगे, थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। तो क्या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा है कि कपिल देव का जो शोल्डर है वो ब्रेकिंग वाइल, किस दौरान, कब हो रहा है? जब वो खेल रहे थे फाइनल टेस्ट, किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। उस दौरान उनका शोल्डर जो है वो टूटा। अब यहां पर आप देखें कि वॉज लिखा है, ठीक है, वॉज लिखा है, और वॉज हमारा दोस्तों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। या तो आप हेल्पिंग वर्ब कहें या फिर इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहें, बात एक है। आप देखो कि क्या होना चाहिए, एरर हमको पता चल गया, यहाँ पर आना चाहिए, है ना। ये तो बराबर है, हैव यू रीड इन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। द हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी ठीक है। दैट कपिल देव्स शोल्डर, देखो किसका शोल्डर? कपिल देव का शोल्डर, यहाँ ये भी ठीक है। अब वॉज और उसके बाद आईएनजी, देखो ग्रामर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वॉज
के साथ क्या क्या आ सकता है ये हम समझते हैं। या देखो वॉज भी हो सकता है, इज हो सकता है, कोई भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है बेसिकली हमने लिया। अब उसके साथ या तो ये हो सकता है वर्ब के साथ आईएनजी हो सकता है, एक और बहुत बढ़िया चीज हो सकती है दोस्तों, क्या वो हो सकता है वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। अब आप लोग बताओ जरा कि वॉज के बाद या इसके बाद या कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कब आता है दोस्तों? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है एज एन इंफिनिटिव। किस तरीके से आता है ये आपका? इसको हम इन्फिनिटिव्स की तरह इसको यूज करते हैं। जैसे आई वॉज हार्ट ब्रोकन, मतलब मेरा दिल टूट गया, तो क्या होगा? आई वॉज हार्ट ब्रोकन, है ना, इस तरीके से। तो ये भी आपका क्या है? आपका इन्फिनिटिव है। जनरली क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है जब आता है तो वो आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। आपको एक चीज और मैं बता दूं, पैसिव वॉइस का सेंटेंस पहचानने के लिए आप क्या करो कि इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद जो है जनरली आपका कोई ना कोई प्रीपोजिशन आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रीपोजिशन आ जाता है ना, कि कब किस दौरान, वाइल प्लेइंग। तो यहाँ पर ये देखो वाइल जो है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ रही हमको कि ब्रेकिंग यहाँ पर नहीं होने वाला है दोस्तों। क्या होगा? वॉज ब्रोकन, ये हमारा सही शब्द हो जाएगा। देखो मीनिंग में देखो कि क्या आपने हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा है कि कपिल देव का जो शोल्डर है वो टूट चुका है। वॉज ब्रोकन मतलब टूट चुका है, वाइल टूट गया था, इस तरीके से बोल सकते हैं कि उनका जो शोल्डर है वो टूट गया था वाइल जब वो फाइनल टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, उस दौरान उनका जो शोल्डर है वो टूट चुका था या टूट गया था। इस तरीके से यहाँ पर सेंस आ जाएगा। ठीक है, मतलब एरर हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों आपका सी वाले पार्ट में है। ठीक है, अब वाइल जो है, वाइल का मैंने आपको पहले भी बताया था। वाइल कब यूज करते हैं? जब हम दो एक्शंस एक साथ जब हम करते हैं तो हम उसमें वाइल लगाते हैं। जैसे एक तरफ तो उनका शोल्डर टूटा और दूसरी तरफ मैच चल रहा है, तो दोनों काम एक साथ जब हो रहा था तो उस दो वर्क के लिए, दो एक्शंस के लिए हम लोग वाइल यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है और वर्ब का आईएनजी भी आता है। अब यहाँ आईएनजी फिट नहीं हो रहा है, हमने इसलिए कैंसिल कर दिया। ठीक है, ब्रोकन हमारा सही हो जाएगा और सी वाला जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। 129 वाला हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। टॉन्सिलाइटिस, दोस्तों ये जो है टॉन्सिलाइटिस ये क्या है? ये एक बीमारी का नाम है। ठीक है, टॉन्सिल जो बीमारियां होती है ना उसको उसके जिसके कारण से, जिस डिजीज के कारण, जिस कीटाणु के कारण, जिस बैक्टीरिया के कारण ये जो टॉन्सिल की बीमारी होती है, उस बीमारी को का जो नाम है वो होता है, वो साइंस की लैंग्वेज में, मेडिकल की लैंग्वेज में उसको हम लोग टॉन्सिलाइटिस ये कहते हैं। ठीक है ना, अब इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है इसके अंदर कि ये जो टॉन्सिलाइटिस है ये क्या है? वन ऑफ द डिजीजेस, ये एक डिजीज है दैट इज क्यूरेबल, जो कि क्या है दोस्तों? क्यूरेबल है, जो ठीक हो सकती है। कब? इफ, यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट विल बी गिवन, वो कब ठीक हो सकती है? यदि एकदम सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक, किया जाएगा इस तरीके से बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने इसको पढ़ के इसका मीनिंग देखा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, क्या एरर है। देखो एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो टॉन्सिलाइटिस है ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप इसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहें या फिर सिंगुलर नाउन कहें, एक ही बात है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आना चाहिए और वो हमारा है। ठीक, इस हमारा सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का आपका एग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल बराबर है। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, सिंटेक्स का रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब आगे चलते हैं। वन ऑफ, अब दोस्तों जैसे ही वन ऑफ आया तुरंत दिमाग में जो है एक और रूल आ जाना चाहिए। जैसे ही वन ऑफ आता है, मैं बता रहा हूं आपको, एक रूल और आपका दिमाग में आना चाहिए। देखो वन ऑफ है, ठीक है, या फिर सम ऑफ है,
या फिर एनी ऑफ, है ना, जनरली यही आते हैं ये 3-4 जो अलग अलग मैंने बताया आपको, वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, या फिर जैसे ये आता है अ नंबर ऑफ, ठीक है, इस तरीके से ये आपके ऑफ प्रीपोजिशंस बेसिकली आता है। तो इसके बाद आपका जो रूल है दोस्तों, वो रूल ये है कि नाउन जो आप लगाने वाले हो वो प्लूरल होगा, ठीक, नाउन आपका कौन सा होने वाला है, प्लूरल नाउन होने वाला है। और वर्ब जो आने वाला है, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ब जो आपका आने वाला है वो सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर वर्ब होगा। तो एक तो आपका ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देते हैं, जैसे कि ये आपका वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, नंबर ऑफ, इस तरीके से है। चलो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वन, देखो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, one of my friend is a doctor, one of my friends is a doctor। एकदम इजी हमने इसका एग्जाम्पल लिया। आप देखो वन ऑफ आया, ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड आया, तो माय फ्रेंड जो है ये हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, ये हमारा प्लूरल नाउन है। और उसके बाद जो वर्ब आपके सामने दिख रहा है वो हमारा हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक, सिंगुलर वर्ब। तो इस तरीके से आप देखो कि हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी करा वो बिल्कुल बराबर है। क्लियर हुआ दोस्तों। अब एक और स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसमें क्या है कि जैसे आपने लगाया वन ऑफ, सम ऑफ, ये सब आया, उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, ध्यान देना, और उसके बाद दोस्तों WH वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है, WH, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों। जनरली 3 वर्ड आते हैं, जैसे एक हो गया आपका विच, एक हु, ठीक है, विच, हु, और ये दैट। ये मोस्टली जो है ये 3 शब्द आपके यहाँ पर आपको दिखाई देंगे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। अब ध्यान दो दोस्तों, इसके जस्ट बाद ध्यान देना, इसके जस्ट बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ जो वर्ब आता है दोस्तों, ठीक है, वो वाला वर्ब जो है वो डिपेंड करेगा किस पर, इस प्लूरल नाउन पर, या ऐसे शब्द पर, ध्यान देना जरूर, ऐसे शब्द पर जो इस WH के जस्ट बाद में है, इस WH के बिल्कुल बाद में है, या फिर ऐसा शब्द जिसमें WH और इन दोनों का कोई ना कोई रिलेशन है। और दोस्तों ये जो शब्द होता है इसको कहा जाता है एंटीसीडेंट, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट। ये वर्ब जो है ये किसके अकॉर्डिंग होगा, जस्ट WH के पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग होगा, या फिर जिसके लिए हम WH शब्द यूज कर रहे हैं उस नाउन के अकॉर्डिंग होने वाला है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेंगे, आपको क्लियर होगी चीजें। अच्छा, इसके बाद ये चलेगा, है ना, कुछ टाइम तक। उसके बाद अगर एक और जो वर्ब आता है, ध्यान देना, एक और वर्ड आता है, वो वर्ब आपका होने वाला है कौन सा दोस्तों, सिंगुलर। वो वर्ब आपका कौन सा होगा, सिंगुलर। जैसे यही एग्जांपल हम लोग वापस से लेंगे, ठीक है, जैसे वन ऑफ माय friends who do lot of noise is rusticated, ठीक है। अब आप देखो कि वन ऑफ माई फ्रेंड हु डू, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ध्यान देना, देखो वन ऑफ से शुरू किया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो ठीक है, हु डू लॉट ऑफ नॉइस इज रेस्टिगेटेड। यहां पर ये बताया गया है कि रेस्टिगेटेड, एक मेरा जो फ्रेंड है जो क्या करता है, अच्छा यहां पर एस आने वाला है ना,
ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड हु डू लॉट ऑफ नॉइज इज रेस्टिगेटेड। अब यहां पर आप देखो वन ऑफ का आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। उसके बाद देखो माई फ्रेंड जो है ये आपका प्लूरल नाउन हो गया, और फ्रेंड्स जो है ये देखो प्लूरल नाउन है, उसके बाद हु, और हु जो है उसके बाद आपका वर्ब, ठीक है। अब ये जो वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और ये किस पर डिपेंड करेगा दोस्तों, इस प्लूरल नाउन पर, इस एंटीसीडेंट पर डिपेंड करेगा जो हु के जस्ट बाद में है, ठीक है। वो क्या करता है, ये एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है, देखो हु ये आपका वर्ड, उसके बाद जो भी लॉट ऑफ नॉइस, जो भी आप इसके बाद जो है अदर वर्ड्स लगाते हो, और उसके बाद इस देखो इस रेस्टिगेटेड, उसको क्या कर दिया गया, उसको रेस्टिगेट कर दिया गया, उसको वहां से स्कूल से या कहीं से भी निकाल दिया गया। मतलब आपने क्या किया, यहां पर अगर देखा जाए तो आपके पास दो सेंटेंसेस है, ठीक है। कितने सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस है, जिसमें एक सेंटेंस हमारा हु से लेकर, ठीक है, हु से लेकर नॉइस तक है, और दूसरा सेंटेंस जो है वो हमारा दो हिस्सों में है, ठीक है। देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रेस्टिगेटेड, मेरा कोई एक फ्रेंड वो क्या हो गया, रेस्टिगेट हो गया, ठीक है। उसको उसमें हमने क्या करा, रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से एक रिलेटिव क्लॉज जोड़ दिया। देखो दोस्तों ये जो शब्द हैं इसको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद ये जो भी लिखा हुआ है उसको कहा जाता है रिलेटिव क्लॉज। तो उसका जो अगर फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा कि आपने क्या किया, देखो वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, अ नंबर ऑफ, उसके बाद आपका प्लूरल नाउन माय फ्रेंड्स, उसके बाद WH वर्ड, ठीक। उसके बाद जो है वर्ब होगा, वो वर्ब किस पर निर्भर करेगा, प्लूरल नाउन के ऊपर। उसके बाद अदर वर्ड्स के बाद जो आपका वर्ब आने वाला है वो आपका निर्भर करेगा वन ऑफ के लिए, या फिर सीधा सीधा आप इसको बोलो कि वो आपका होगा सिंगुलर। क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों को ये अभी समझा रहा हूँ, वीडियो को बार बार आप पीछे करो, रिवाइंड करो, फिर से आप इसको देखो, अगर एक बार में आपको समझ में ना आए तो, ठीक। अब देखो क्वेश्चन से हम लोग इसको समझेंगे, जो कंसेप्ट है। देखो क्या बोला जा रहा है कि टॉन्सिलाइटिस जो है, ध्यान देना, इस, तो चलो ये दोनों तो हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, वन ऑफ द डिजीजेस, ये आपका प्लूरल नाउन, ठीक। उसके बाद दैट, अब दैट हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। अब मैंने क्या बताया था दोस्तों कि दैट इज क्यूरेबल। अब ध्यान देना, दैट और उसके बाद यहां पर इज लिखा है। अब मैंने आपको बताया था कि इसके बाद का जो वर्ब है वो आएगा, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, प्लूरल नाउन के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है, मतलब दैट का ये जो डिजीज है ये एंटीसीडेंट है। ये क्या है, क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, DENT, ठीक है, एंटीसीडेंट है। मतलब दैट का एंटीसीडेंट क्या है, डिजीजेस है। तो ये आपको, मतलब एंटीसीडेंट का सीधा आप ऐसे समझो कि देखो डिजीजेस दैट, तो ये दैट किसके लिए लगा है, डिजीज के लिए लगा है। जाहिर सी बात है, डिजीजेस प्लूरल है, तो उसके बाद जो वर्ब हमारा आएगा वो भी क्या होने वाला है, प्लूरल वर्ब होने वाला है। इसके बदले यहाँ पर हम लोग आर लगा देंगे, ठीक। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा, तो टॉन्सिलाइटिस इज वन ऑफ द डिजीजेस दैट आर क्यूरेबल इफ, चलिए यहां तक हमारा अभी जो हमने स्ट्रक्चर समझा वो क्लियर हो गया, ठीक। ये एरर हमारी पकड़ में आ गई कि इज नहीं होने वाला है, आर होने वाला है। इसका मतलब दोस्तों बी में एरर है। अब आगे चलते हैं, कुछ नया देखते हैं। इफ प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट विल बी गिवन। अब एक नया रूल मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, ये है आपका इफ, ठीक। क्या है दोस्तों, इफ। और इफ जो है उसके बाद ध्यान देना, इफ जो है उसके बाद जो सेंटेंस आता है दोस्तों वो हमारा होता है कंडीशनल। कौन सा सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस। दोस्तों याद रखो, इफ के बाद जो आपका तुरंत इफ के बाद वाला जो सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, वो कभी भी आप फ्यूचर टेंस में नहीं लगाओगे। बस बात खत्म, कभी भी उसको क्या नहीं करना है, फ्यूचर टेंस में नहीं लगाना है। देखो इफ लगा है और उसके बाद जैसे सपोज एक सेंटेंस है, उसके बाद कॉमा, फिर अगला सेंटेंस है, तो ये वाला सेंटेंस आपका कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल है कि इफ आई विल बी रिच आई शैल हेल्प यू, है ना, ये एक एग्जांपल मैंने लिया। अब देखो इफ आई विल बी रिच आई शैल हेल्प यू,
है ना, ऐसा ये आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इफ जो है उसके साथ कभी भी जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में नहीं होगा। तो आप इसको कैसे बोलोगे? इफ आई बिकम रिच, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। क्या लगाओ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। इफ आई एम रिच ऐसे बोल सकते हो, इफ आई एम रिच या फिर इफ आई बिकम रिच, दोनों आपका सही हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर टेंस में कहीं कभी भी नहीं होगा। तो या तो क्या होगा दोस्तों? इफ आई एम रिच, ठीक है, या इफ आई बिकम रिच, ठीक, इस तरीके से होगा। सेम इसी तरीके का आप इसमें देखो कि इफ उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट विल बी, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इफ प्रॉपर ट्रीटमेंट विल बी कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों? तो इफ प्रॉपर ट्रीटमेंट इज गिवन, क्या होगा? प्रॉपर ट्रीटमेंट इज जो है यहां पर सही हो जाएगा। तो देखो, टॉन्सिलाइटिस इज वन ऑफ द डिजीजेस दैट आर क्यूरेबल इफ प्रॉपर ट्रीटमेंट इज गिवन, जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इफ प्रॉपर ट्रीटमेंट विल भी नहीं होगा, इज हमारा यहाँ पर सही होगा। इसका मतलब डी वाले में भी हमारा एरर है और बी वाले में भी हमारा एरर है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा क्वेश्चन? बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन था आपका ये। बी और अच्छा ठीक है, बी है और डी, हाँ बी और डी, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन था और बिल्कुल कंसेप्ट के बेस्ड आपका ये क्वेश्चन था। दो कंसेप्ट हमने बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पढ़े। एक फिर से मैं रिवाइंड कर रहा हूँ, एक कंसेप्ट हमने पढ़ा कि ये वन ऑफ का क्या रूल है। हमने पढ़ा वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर बीच में कहीं WH वर्ड आता है, दैट आ जाता है, उस कंडीशन में थोड़ा सा हमको बदलाव करना पड़ेगा। क्या कि प्लूरल नाउन, फिर रिलेटिव आपका प्रोनाउन, फिर उसके बाद वर्ब जो है वो किसके हिसाब से? प्लूरल नाउन के हिसाब से, और बाद में जो वर्ब आता है सेकंड वर्ब वो हमारा सिंगुलर होगा वन ऑफ के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका रूल है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, इस रूल को जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। कौन सा? नाउन वन वाला, नाउन वन ऑफ प्रीपोजिशन, नाउन टू, उसके बाद वर्ब जो है वो नाउन वन के हिसाब से होगा। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये आपका नाउन वन, ये ऑफ प्रीपोजिशन और ये आपका नाउन टू। तो इसमें आप देखोगे तो आपका जो वर्ब है वो ऑफ के नाउन वन के हिसाब से आएगा, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से, यहाँ पर ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमारा उसके हिसाब से हम लोग प्लूरल वर्ब लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आप बार बार वीडियो को देखें रिवाइंड करके, और बिल्कुल कंसेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। जितना टाइम लग रहा है लगने दीजिए, मैं चाहता हूं कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 130 हमारा, वी ऑल वुड अग्री दैट नो अदर फैक्टर्स बट एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी अफेक्ट द वोट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। ये इसमें बोला जा रहा है। देखो कैसे, क्या इसका मीनिंग है कि हम सब इस बात पर जो है क्या करते हैं? अग्री करते हैं, हम सब इस बात को मानते हैं। ठीक है, वी ऑल वुड अग्री, कि हम सब इस बात को जो है क्या करेंगे दोस्तों? अग्री करेंगे। चलिए पहले ही आपके जो हमारा ऑप्शन है उसमें मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं। देखो ये क्या है दोस्तों? वुड है। अब याद रखो, ये सबसे पहले याद रखो कि ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, क्या है ये? हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब वुड जो है ये दो तरीके से यूज होता है। देखो वुड है, उसके अलावा कुड है, या फिर शुड, वुड, कुड, शुड, या फिर माइट। ये जितने भी आपके जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली पास्ट टेंस है मॉडल्स के। जैसे वुड जो है वो विल का पास्ट है, ठीक है, कुड जो है वो कैन का पास्ट है, और शुड जो है ये आपके शैल का पास्ट है, और माइट जो है ये मे का पास्ट है। तो ये प्रेजेंट टेंस के आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हमारा जो है पास्ट टेंस का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इन दोनों के साथ याद रखना, चाहे विल हो, ठीक है, विल हो या कैन हो या शैल हो या मे या वुड, कुड, शुड, इन सब के साथ जो है ये आपका रूल लागू होता है। देखो कौन सा रूल लगता है दोस्तों, ध्यान दो। अगर आप इसके बाद डायरेक्ट वर्ब लिखते हो, ठीक है, आप डायरेक्ट इसके बाद वर्ब लिखते हो तो वो वर्ब आपका क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, वर्ब का क्या होने वाला है दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्लूरल वर्ब आपका जो है यहां पर होने वाला है। कब?
जब आप डायरेक्ट आप वर्ब लिख रहे हो। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है। दूसरी इसकी कंडीशन है कि अगर इन सब के बाद, अगर इन सब सॉरी इन सब के बाद आपका हैव आपने लगाया सॉरी एक्सक्यूज मी, इन सब के बाद अगर आपने हैव लगाया, फिर आपका जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि आप देखो विल, शैल, देखो विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इस तरह के कोई भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद सीधा डायरेक्ट कोई दूसरा आपका मेन वर्ब आता है, तो वो मेन वर्ब दोस्तों आपका कौन से फॉर्म में हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, है ना, मतलब प्लूरल वर्ब रहेगा। और अगर उसके बाद हैव आता है तो आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर देखो कि वी ऑल वुड है, जाहिर सी बात है, उसके बाद सीधा आपका मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये, तो वी ऑल वुड अग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दैट, हम सब इस बात पर अग्री करेंगे कि नो अदर फैक्टर्स बट एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी अफेक्ट द वोट्स ड्यूरिंग इलेक्शन। क्या इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी दूसरे फैक्टर नहीं, लेकिन कौन कौन से फैक्टर? एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ये दो फैक्टर जो है ये क्या करते हैं? ये अफेक्ट करते हैं वोट्स को ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन के दौरान जो वोट्स हैं उसको ये अफेक्ट करते हैं, ये इसका मीनिंग है कि भाई और कोई भी चीज अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन ये दो चीजें, दो मुद्दे आपके एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, और पॉवर्टी जो है, ये गरीबी, ये दो मुद्दे जो है ये इलेक्शंस के दौरान वोट्स को जो है अफेक्ट करते हैं कि भाई किसको ज्यादा वोट पड़ने वाला है। इस तरीके का यहां पर सेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कंसेप्ट इसका कि, तो ये तो ठीक है, वी ऑल वुड अग्री, वी ऑल वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ए वाला जो है इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये हमारा बिल्कुल बराबर है। अब देखो दैट और नो अदर। अब दोस्तों नो अदर आपका आया, अब नो अदर का मैं आपको एक रूल बता देता हूं। ठीक है, आपके दो वर्ड हैं, एक होता है नो अदर। ध्यान देना दोस्तों, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपको किताबों में भी नहीं मिलेगी, ये आपको मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, और ये बिल्कुल आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान दो आप। नो अदर जो है दोस्तों इसकी पेयरिंग होती है, इसकी जोड़ी होती है, और इसके साथ हम लोग देन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नो अदर देन लगाते हैं। और एक वर्ड है दोस्तों एल्स। क्या वर्ड है? एल्स वर्ड है। ठीक है, एल्स के साथ हम लोग जो है क्या लगाते हैं? बट लगाते हैं। तो या तो एल्स जो है और बट, इन दोनों का पेयरिंग होगा, है ना, एल्स भी लगाते हैं, और कई बार एक्सेप्ट, क्या लगाते हैं? एक्सेप्ट जो है ये आपका हो जाएगा EXCEPT, एक्सेप्ट और एल्स जो है दोनों में से कोई एक हो सकता है, उसके साथ जो पेयरिंग आती है वहां पर बट होता है, और नो अदर जो पेयरिंग होती है वहां पर देन होता है। अब आप देखो क्या लिखा है कि वी ऑल वुड एग्री दैट नो अदर फैक्टर बट एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपका यहाँ पर बट जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, और इसके बदले जो है यहाँ पर क्या आने वाला है? देन। क्या आने वाला है? देन। देखो वी ऑल वुड एग्री, हम सब इस बात पर राजी करेंगे कि नो अदर, कोई और फैक्टर नहीं बल्कि देन, है ना। देखो हिंदी में वही मीनिंग आता है, हिंदी में जब आप इसको कन्वर्ट करने जाओगे या सामान्यतः आप इसको जब पढ़ोगे आपको लगेगा बिल्कुल सही है, बट ग्रामर के हिसाब से ये आपका रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से ये रॉन्ग है, बट नहीं देन होगा। देखो क्या है, we all would agree that no other factor than employment and poverty affect the votes during election। अब थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। देखो अफेक्ट, ठीक है, तो आपके साथ ये जो है अफेक्ट जो है, इस तरह के दोस्तों दो वर्ड है, एक होता है अफेक्ट और दूसरा होता है इफेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इफेक्ट। ठीक है, तो अफेक्ट जो है, सबसे पहले अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। ठीक है, ये होता है प्रभाव डालना। ठीक है, और इफेक्ट जो है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, इफेक्ट का मतलब होता है अपने आप में प्रभाव या फिर असर, क्या बोलेंगे? उस चीज का असर, या फिर परिणाम, क्या कहेंगे? परिणाम।
तो ये आप देख सकते हो कि हमारा जो अफेक्ट है वर्ड, ये हमारा क्या है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अफेक्ट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इफेक्ट जो है ये आपका है नाउन। ठीक है, नाउन पर एक मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं दोस्तों कि इफेक्ट जो है हमारा नाउन है, लेकिन दोस्तों इफेक्ट को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, एक इफेक्ट को हम लोग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। कब, जब इसका मीनिंग निकल कर आता है इम्प्लीमेंट। क्या मीनिंग निकल के आता है, इम्प्लीमेंट। जब हमको ये बताना हो, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, जब हमको लागू करना बताना हो, ठीक है, तो लागू करना जब हमको बताना हो, उस दौरान ये हमारा इफेक्ट जो है ये कैसे बन जाएगा, ये ही हमारा वर्ब बन जाएगा। मतलब एक तो इफेक्ट का मतलब नाउन की सेंस में होता है, ठीक है, इफेक्ट का मतलब नाउन के सेंस में होता है जिसका मतलब प्रभाव, असर या परिणाम होता है, और एक इफेक्ट का मतलब वर्ब के सेंस में होता है जिसका मतलब है कि उसको लागू करना, उसको सुचारू करना, ठीक है, इफेक्ट करना, उस सेंस में यहां पर इंप्लीमेंट करना उसको, तो हो जाता है। तो अब देख लेते हैं। तो देखो, वी ऑल वुड अग्री, हम अग्री करेंगे कि नो अदर फैक्टर देन एम्प्लॉयमेंट और जो क्या है पॉवर्टी अफेक्ट द वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। तो देखो क्या मतलब आ रहा है, क्या ये प्रभाव डालना, ये मीनिंग आ रहा है क्या, बिल्कुल यही मीनिंग आ रहा है कि ये जो दो फैक्टर हैं यही इलेक्शन में वोट्स को पर प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब यहां पर हमारा अफेक्ट बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, इसमें अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, इसमें लागू करने के सेंस से अगर इसका मीनिंग होता तो हमको फिर इसको इफेक्ट बनाना होता। ठीक है, याद रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियरेंस हम लोग चल रहे हैं, केवल ये आपके क्वेश्चन सॉल्यूशंस नहीं है, ये हमारे डिटेल डिस्कशंस हैं, कंसेप्ट के क्लैरिटी जो है उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को दो कंसेप्ट मैंने आपको बताया बिल्कुल डिटेल में। एक कंसेप्ट मैंने बताया कि जब भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं तो उसमें दो कंडीशन लगती है। एक तो ये कि सीधा अगर वर्ब लगाना है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है, हैव लगाकर वर्ब लगाना है तो थर्ड फॉर्म लगेगा। ये क्लियर हुआ। उसके बाद दोस्तों हमने ये स्टडी किया कि अगर कहीं पर भी नो अदर आता है तो उसका जो पेयरिंग है उसके साथ देन लगने वाला है। मतलब कोई भी दूसरा अगर आपका वो पेयरिंग वर्ड है उसको हटा के आप देन लगा दो, जैसे बट को हटाकर देन लगाया। हाँ, बट कब लगता है, जब आप इधर एक्सेप्ट या एल्स लगा है और उधर पेयरिंग में बट के अलावा कुछ और है तो उसको सही करके बट कर देना है। तो ये दो कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट बल्कि हमने पढ़ा, एक मॉडल ऑक्सिलरी, दूसरा नो अदर और एल्स का हमने देखा, और तीसरा हमने पढ़ा इसका कि अफेक्ट जो है इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, और उसी के साउंड वाला एक शब्द है इफेक्ट जिसका मतलब होता है प्रभाव, असर या परिणाम, और जो ज्यादातर नाउन की तरह यूज होता है। कई दफा उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वर्ब की तरह। कब, जब उसका मीनिंग इंप्लीमेंट बनकर आ रहा है या लागू करने से, सुचारू करने से जो है उसका मीनिंग जब आता है तो वो वर्ब बन जाता है। ये वापस से दोस्तों वीडियो को देखो, बार बार देखो, समझो इसको बहुत। हर एक क्वेश्चन आपके जो है दोस्तों 2 से 3 कंसेप्ट आपको लेकर आ रहे हैं जिससे आपको पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,